Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 11 of class 7 that is electric charges at rest. आज हम electric charges के बारे में पढ़ेंगे. You all know electricity plays a very important role in our life. आजकल बिजली से ही हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, LED बल्ब्स ये सब जलते हैं जिससे हमारे घर में लाइट रहता है. कूलर के चलने से हम गर्मी के दिन में अपने घरों में आराम से रह पाते हैं. रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों का हम लुत्फ़ उठाते हैं. अनेक प्रकार से बिजली हमारे लिए बहुत उपयोगी है. यहाँ तक कि ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो ट्रेन्स हैं या कंप्यूटर पे वर्क करना हो, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है. If we look into the history of the discovery and development of electricity, we find that it was in the 16th century that an interesting phenomenon was discovered. 16th century में एक interesting phenomenon discover हुआ और वह क्या था? उसमें एम्बर नाम का एक स्टोन होता है. उस स्टोन को जब एक सॉफ्ट कपड़े फ्लैनल से रगड़ा गया, उसको जब रगड़ा गया तो उस पे एक प्रॉपर्टी आ गई सूखी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, जैसे ड्राई ग्रास, लीव्स, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर एंड स्मॉल पिथ बॉल्स. इनको वो अट्रैक्ट करने लगा, अपने आप में चिपकाने लगा. कब चिपकाने लगा? जब उसे फ्लैनल जैसे सॉफ्ट कपड़े से रगड़ दिया गया. दिस प्रॉपर्टी वॉज शोन बाय एम्बर व्हेन इट वॉज नॉट रब्ड अगेंस्ट फ्लैनल. ये प्रॉपर्टी एम्बर के द्वारा नहीं दिखाई गई जब उसको रब नहीं किया गया, और जब उसे रब कर दिया गया तो उसने ये प्रॉपर्टी शो की. द रब्ड पीस ऑफ एम्बर वॉज रेफर्ड टू एज हैविंग गॉट इलेक्ट्रीफाइड और हैविंग एक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इस तरह से जो एम्बर का पीस रब किया हुआ था उसे इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लिया, ऐसा माना गया. द ग्रीक नेम फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रॉन एंड इट वॉज दिस टाइम दैट वॉज यूज्ड फॉर कॉइनिंग द टर्म इलेक्ट्रिक. एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी से इलेक्ट्रिक शब्द बना. Following the discovery of this property of amber, a lot of experiments were done to find whether other substances also show this property. जब एम्बर के इस स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया गया. अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सच वर्क वॉज डन बाय एन इंग्लिश फिजिशियन एंड फिजिसिस्ट विलियम गिलबर्ट. ही डिस्कवर्ड दैट this property was also shown by substances like diamond, sapphire, opal and rock salt. विलियम गिलबर्ट को एक्सपेरिमेंट्स करने से पता चला कि सेम प्रॉपर्टी जो एम्बर के द्वारा शो किया जा रहा था, वही प्रॉपर्टी डायमंड, सफ़ायर, ओपल एंड रॉक साल्ट्स के द्वारा भी शो किया गया. There were however some other substances which did not show दिस प्रॉपर्टी. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जिन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी को शो नहीं किया. नाउ अबाउट अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज और सिंपली चार्ज इफ इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज तब कहा जाता है जब वो किसी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे. Most of the substances usually do not have this property, that is they are uncharged. अधिकतर substances में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को uncharged कहते हैं. Let us now do some simple activities to see how objects can be charged and what their special properties when they are charged up. अब हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे जो चार्ज अप ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शो किया जाता है. टेक अ ड्राई प्लास्टिक कॉम्ब एंड रब इट विगरसली. ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. एक सूखी कंघी लीजिए
और उसको अपने सूखे बालों में, आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, ड्राई हेयर में बहुत तेज़ी से उसको रब कीजिए। 20-25 टाइम्स रब करने के बाद जब आप उसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉम्ब जो है उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट यदि किसी मेटल के कॉम्ब से किया जाए, किसी लोहे, पीतल या किसी और मेटल के कॉम्ब से किया जाए, तो उसके द्वारा ये प्रॉपर्टी शो नहीं की जाती है। यानी कि मेटल के कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर में रगड़ते हैं और बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। द रिजल्ट ऑफ सिमिलर एक्टिविटी फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। और इसी तरह की एक्टिविटी के कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे समराइज किए गए हैं इस टेबल में। सबसे पहले प्लास्टिक कॉम्ब इज ए नॉन मेटालिक, gets charged upon rubbing. Metal comb is metallic, does not get charged up. Drinking plastic straw, non-metallic, gets charged up. Ebonite rod, non-metallic, gets charged up. Glass rod, non-metallic, gets charged up. Metal pen is metallic and does not charge up. इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हैं ये रब करने से चार्ज हो गए और मेटालिक सब्सटेंसेस रब करने पर चार्ज नहीं हुए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। From the result of the activity 2, we find that metallic objects do not normally get charged up on rubbing. Non-metallic objects, however, get charged up on rubbing. We therefore think of two different types of materials in nature that gets charged up on rubbing and that do not get charged up on rubbing. दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक ऐसे जो रब करने से चार्ज अप हो जाते हैं और दूसरे ऐसे जो रब करने पर चार्ज अप नहीं होते हैं। Metallic materials that normally do not get charged up on rubbing because they allow electric charge to flow through them with ease are known as conductors. ऐसे मटेरियल्स जो रब करने से चार्ज नहीं होते हैं क्योंकि वो चार्ज को अपने से फ्लो करने देते हैं, इसलिए उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो रब करने से चार्ज अप हो जाते हैं और अपने से चार्ज को फ्लो नहीं करने देते हैं, उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। Both conductors and insulators find a wide variety of practical appliances in our daily life. हमारे डेली लाइफ में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से बने बहुत सारे अप्लायंसेस हम देखते हैं। डू यू नो मेटल्स आर ऑल्सो नोन टू लेट हीट टू फ्लो थ्रू देम विथ ईज। मेटल्स हीट यानी कि गर्मी को भी फ्लो करने देते हैं। We may thus say that good conductors of heat are also good conductor of electricity and vice versa. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं और हीट के गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई मेटल का, लोहे का रॉड अगर हम एक एंड पे गर्म करना शुरू करते हैं तो थोड़े देर के बाद हमें दूसरे एंड पर भी वो गर्म लगने लगता है। काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। नेचर में कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं? मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज्ड अप ऑब्जेक्ट्स वर डन यूजिंग इबोनाइट रॉड rubbed against flannel and glass rod rubbed against silk. They gave us very useful and interesting information about their properties. Let us perform some activities to learn about these properties. शुरू में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एबोनाइट रॉड्स को फ्लैनल के कपड़े से रगड़कर और ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़कर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यहाँ एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसको देखकर आप समझ पाएंगे। इसमें किया क्या गया है कि दो वुडन स्टैंड लिए गए हैं और उनमें धागे से लटका दिया गया है एक इबोनाइट रॉड
और दूसरे में लटका दिया गया है ग्लास रॉड। फर्स्ट केस में इबोनाइट रॉड को फ्लैनल के कपड़े से रब किया गया और रब करने के बाद दोनों इबोनाइट रॉड को फ्लैनल के कपड़े से रब करने के बाद जब जो सस्पेंडेड रॉड है उसके पास हम दूसरे इबोनाइट रॉड को लाते हैं जो कि चार्ज्ड है पहले से, तो वो उससे रिपेल होता है, वो उससे दूर भागता है। और यही चीज़ ग्लास रॉड के साथ जब इबोनाइट रॉड को, चार्ज इबोनाइट रॉड को लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होता है, उसके पास जाता है। Now take the charged ebonite rod towards the suspended glass rod. You will find that glass rod moving towards the charged ebonite rod. Repeat these observations by charging up the other glass rod. और इसी ऑब्जर्वेशन को हमें दूसरे ग्लास रॉड को चार्ज करके करना है। ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़कर जब इबोनाइट रॉड के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, और ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो वो रिपेल करता है, दूर भागता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड मूव्स अवे फ्रॉम द चार्ज ग्लास रॉड हेल्ड इन द हैंड। सेकेंड इज द सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड मूव्स टूवर्ड्स द चार्ज ग्लास रॉड हेल्ड इन द हैंड। ग्लास रॉड से दूर भागता है और ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड के पास आता है, उसको अट्रैक्ट करता है। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट अ चार्ज ऑब्जेक्ट exerts a force not only on earth charged object like small dry pieces of paper but also on the charged object। ऊपर की एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट केवल अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स पे ही नहीं अपना फोर्स को शो करता है, लेकिन दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी अपना फोर्स शो करता है। A force exerted by a charged object on another charged object is a force of repulsion when two charged up objects are similar in nature। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो ये रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। और अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे। अट्रैक्शन व्हेन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन नेचर। Because of this difference in their behavior, we say that there are two opposite kind of charges in nature. We can also say that like charges repel each other while unlike charges attract each other। इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो हमारे नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड अबव showed that there are two kinds of opposite to each other charges in nature। जो एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हमने पढ़ा जाना जिनके बारे में, उससे हमें ये पता चलता है कि नेचर में दो ऑपोजिट तरह के चार्जेस होते हैं, जिनमें से एक को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। इट वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन who named the charge produced on a glass rod on rubbing against silk as a positive charge। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ सिल्क से रगड़ने के बाद उसको पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया। एंड द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इबोनाइट रॉड ऑन रबिंग अगेंस्ट फ्लैनल एज अ नेगेटिव चार्ज। इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नामकरण किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। We now use this classification along with basic rule. Like charges repel and unlike charges attract each other. To decide the nature of unknown charge, the unknown charge is positive if it is repelled by a charged up glass rod। अगर कोई charged up glass rod से
कोई अननोन चार्ज दूर भागता है तो वो पॉजिटिव है, एंड इट इज़ नेगेटिव इफ इट इज़ अट्रैक्टेड और चार्ज्ड अप बाय ग्लास रॉड बाय चार्ज इबोनाइट रॉड। और वो नेगेटिव है अगर वो चार्ज ग्लास रॉड के पास आता है, उससे अट्रैक्ट होता है। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। चार्जेस हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आइए जानते हैं। We already know that ebonite rod is known to get negatively charged when it is rubbed against flannel. अभी हमने जाना कि ebonite rod को अगर हम फ्लैनल के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से थर्मोकोल, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को अगर रगड़ा जाए पेपर से, या प्लास्टिक के स्केल को वुलन क्लॉथ या फ्लैनल के कपड़े से रगड़ा जाए तो वो चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज वो शो करता है कैसे, by attracting the small pieces of paper. But what about the flannel, paper और woolen cloth? Flannel, paper and woolen cloth के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये भी चार्ज होते हैं? जी हाँ, ये भी चार्ज होते हैं। अगर इन्हें टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे या ड्राई ग्रास के पास लेकर आएंगे तो वो इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि when two objects are rubbed against each other, they both get charged up. जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट तो वे दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। लेकिन और क्या देखा गया? There is however an interesting feature of these two charged up objects. If they are simultaneously brought near tiny pieces of paper, the combination does not attract them. ऐसा पाया गया कि दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट यानी कि जो कपड़ा है फ्लैनल या फिर इबोनाइट रॉड, इन दोनों को जब पेपर के पीसेस के पास लाया गया तो वे उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते हैं। द कॉम्बिनेशन देयरफॉर बिहेव्स लाइक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अनचार्ज ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। ऐसा क्यों है? दिस कैन हैपन इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। We can therefore say that when two objects are rubbed against each other, they both get charged up with equal and opposite amount of charges. In other words, charges are always produced in pairs. इससे हमें ये पता चलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है एक दूसरे से तो दोनों में ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस पैदा हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो charges are always produced in pair. So this was all about charges. In my next video, I will discuss about earthing and other topics. Okay, till then, enjoy learning.